पार्ट 3 बस की यात्रा। बस की यात्रा हरिशंकर प्रसाद द्वारा लिखित एक व्यंग्यात्मक कहानी है। इसमें लेखक ने यह बताना चाहा है कि किस प्रकार पुरानी और ख़राब हालत की बसें सड़कों पर चलती हैं। उनके मालिक केवल धन कमाना चाहते हैं। यात्रियों के जान माल के बारे में उन्हें कोई चिंता नहीं होती। पाठ का सार इस प्रकार है। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्नासी से कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लेखक कहते हैं कि हम 5 मित्रों ने यह निर्णय लिया कि शाम 4 बजे की बस से चले, जो पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए हमें 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद मिलेगी, जो जबलपुर की ट्रेन मिलाने में हमारी मदद करेगी। और सुबह हम घर पहुंच जाएंगे। क्योंकि हम में से 2 सुबह काम पर जाते थे, इसलिए हमने वापसी का यही रास्ता अपनाना ठीक समझा। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन हैं। लोगों ने हमें सलाह दी कि इस शाम वाली गाड़ी में कोई सफ़र नहीं करता है। इस शाम वाली गाड़ी में क्या करते हैं? लोग सफ़र नहीं करते हैं। तब लेखक ने क्या कहा कि रास्ते में क्या डाकू मिलते हैं? तो लेखक ने इसलिए कहा क्योंकि रात की बस से सफ़र कर रहे थे और बस जंगल के रास्ते से गुजर रही थी, इसलिए उन्हें ऐसे लगा कि हो सकता है रास्ते में डाकू हो, इसलिए लोग उन्हें ये बात कह रहे हैं। नहीं, बस डाकिन। तो लोगों ने कहा नहीं, बस डाकिन है, अर्थात डाकुओं से भी ज़्यादा खतरनाक इस बस की स्थिति है। अब आगे देखिए, इस बस की स्थिति देखिए कितनी जर्जर स्थिति में दिखाया गया है। इस बस को देखिए कितनी जर्जर स्थिति में इस बस की स्थिति बताई गई है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इससे कष्ट होगा। ये बस पूजा के योग्य थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? लेखक बताते हैं कि जब उन्होंने बस को देखा तो उन्हें यह समझ में आ गया कि बस की स्थिति बहुत ही खराब थी, अर्थात खूब बूढ़ी थी। वयोवृद्ध का अर्थ है जो अंतिम बुढ़ापे में पहुंच गया हो। वयोवृद्ध बस के लिए कहा गया है। वयोवृद्ध किसे? जो अंतिम समय में पहुंच चुका है, जो बहुत पुरानी हो चुकी हो। क्योंकि बस पुरानी से पुरानी बस थी, वह बहुत ज़्यादा चल चुकी थी, इसलिए उस यात्रा का बहुत अनुभव हो चुका था। अर्थात वह बहुत पुरानी है, इसलिए लोग इस बस में सफ़र नहीं करना चाहते थे। क्योंकि पुरानी है, इसलिए लोग इस बस को कष्ट नहीं देना चाहते थे, इसे पूजा योग्य समझते थे। इतनी पुरानी बस भी सड़कों पर चलाई जा रही है, ऐसी बसों को तो सड़कों से हटा देना चाहिए। लेखक ऐसा व्यंग्य करना चाहते हैं। ऐसा व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि इस बस को तो, इतनी पुरानी बस को तो यहाँ से सड़कों से हटा देना चाहिए। आगे देखिए, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा ये बस चलती भी है? वे बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? यानी कि यहाँ पर बस कंपनी का एक हिस्सेदार था जो बस बनाने में काम करता था, वह भी इस बस में था। लेखक ने उनसे पूछा कि ये बस जो इतनी पुरानी बस है, क्या वह चलती भी है? तो उस व्यक्ति ने कहा क्यों नहीं चलेगी, अभी चलेगी। तब लेखक और व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि यह तो हम देखना चाहते हैं कि अपने आप चलेगी। लेखक ने फिर व्यंग्य किया, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को आश्चर्य हुआ कि इतनी खटारा, इतनी पुरानी, इतनी खराब बस अपने आप कैसे चलेगी। आगे देखिए, हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। आगा पीछा मुहावरा है। मुहावरा का अर्थ है निर्णय न ले पाना। तो हम निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि इस बस में बैठे या ना बैठे। तब हमारे डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो, डरो मत, इस बस में बैठ जाओ, क्योंकि बस बहुत अनुभवी है, बहुत पुरानी है, इसलिए बहुत ही अनुभवी है। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, क्योंकि नई नवेली तो ख़राब हो सकती है, ये बस पुरानी होने के कारण इससे बहुत ही अनुभव है। यह हमें बेटों की तरह गोद में बिठा कर ले चलेगी। तो लेखक मजाक करते हुए कहते हैं कि हमें किस तरह ले जाएगी? हमें बेटों की तरह गोद में बिठा कर ले जाएगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो
आना जाना लगा ही रहता है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फ़कीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। जो हमें छोड़ने आए थे, हम बैठ गए बस के अंदर। जो हमें छोड़ने आए थे वो हमें ऐसे देख रहे हैं कि हमारी अंतिम विदा दे रहे हैं, हमें क्या अंतिम समय के लिए विदा दे रहे हैं। उन्हें भी ये आशा नहीं थी कि हम जीवित बचेंगे या नहीं बचेंगे। जब उनकी आंखें देखी तो ऐसा लगा मानो वह कह रही हैं आना जाना तो लगा रहता है, अर्थात जो इस संसार में आया है वह तो जाएगा। जैसे राजा हो, रंक होता है भिखारी हो या फ़कीर, जो संसार में आया वह तो जाएगा। अर्थात विदा के लिए एक साधन तो चाहिए, अर्थात मरने के लिए कदम तो बढ़ाना ही है, इसलिए जो आया वो इस संसार से जाएगा। आगे देखिए, इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बसें इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। अब बस स्टार्ट हो गई, ऐसा लग रहा था। पहले तो उन्हें आशा ही नहीं थी कि इंजन स्टार्ट भी होगा, लेकिन जब बस स्टार्ट हो गई तब इंजन की आवाज़ इतनी भयानक थी कि ऐसा लगा कि बस इतनी तेज़ आवाज़ कर रही है कि बस नहीं, किसी इंजन में बैठे हैं। बस की खिड़कियों में कांच भी बहुत कम थे, जिससे हमें लगने का डर था, तो फ़ौरन हम खिड़की से दूर बैठ गए। यानी बस में इतनी भयानक आवाज़ हो रही थी जिससे ऐसा लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे क्या है, इंजन है। हमारी सीट के नीचे हमें इंजन लग रहा था। देखिए, बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग्य और सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग्य कर रहा था। पूरी बस सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग्य चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। देखिए कि बस सचमुच स्टार्ट हो गई। अब बस क्या चलने लगी। लेखक ने ऐसा लगा कि ये ट्रेनिंग बस ने कहाँ से लिए, महात्मा गांधी के असहयोग्य और सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन से लिए। असहयोग का अर्थ है कि सहयोग न करना और सवर्णीय का अवज्ञा का आंदोलन आज्ञा का पालन न करना। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में मार्च 1930 में अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। उस समय भारतीय समाज की दशा कैसी थी, दयनीय थी, दयनीय स्थिति थी। तो इससे ये बताया गया है बस को इस ट्रेनिंग मतलब इसका हिस्सा माना गया है। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा है, इसी तरह बस भी इसी आंदोलन कर रही है। बस भी इस तरह आंदोलन कर रही है, असहयोग कर रही है, मतलब बस भी उनका सहयोग नहीं कर रही है। पूरी बस सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही है। सवर्णीय अवज्ञा मतलब किसी का ऑर्डर नहीं मान रही है। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा है, अर्थात सीट हिल रही, डुल रही है, उछल रही है। कभी लगता है सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है और कभी लगता है कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है, अर्थात इतनी हिल रही है कि पता नहीं चल रहा है कि कौन किस पे बैठा है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए और ये समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या हम पर सीट बैठ रही है। लेखक को ये समझ नहीं आया कि हम उछल रहे हैं या सीट उछल रही है। अचानक रुक गई बस। क्या हो गई, अचानक रुक गई। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे और उसी नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जिसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। अब अचानक क्या हो गई, बस ही रुक गई क्योंकि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। वहाँ से सारा पेट्रोल बाहर निकल गया। बस का ड्राइवर बहुत ही होशियार था। उसने क्या किया, उसने बाल्टी में पेट्रोल रख लिया और नली लगाकर इंजन में भेजने लगा। लेखक ने यह देखकर फिर से व्यंग्य किया। वे सोच ही रहे थे कि बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर अपने बच्चे के समान गोद में रख लेंगे तो उसे ऐसे ही पेट्रोल पिलाएंगे जिससे माँ अपने बच्चों को बोतल से दूध पिलाती है। अर्थात पेट्रोल भरने पर वह 15 और 20 मील चली।